अमरावती जिले में गुरुवार तड़के 4 बजे के आसपास कई जगहों पर बेमौसम बारिश हुई। मौसम विभाग ने पहले ही बारिश का पूर्वानुमान जताया था, जिससे मौसम ठंडा हो गया। इस बेमौसम बारिश से कृषि फसलों को नुकसान होने की संभावना है। ऐसे में किसान परेशान हैं। जिले के कई हिस्सों में बेमौसम बारिश हुई है। अभी ग्रामीण इलाके में गेहूं, चना, प्याज की कटाई का सीजन है। ऐसे में इस बेमौसम बारिश से किसानों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। गुरुवार तड़के जिले में आंधी तूफान के साथ बेमौसम बारिश होने से मौसम भी ठंडा हो गया है। इस बार अमरावती जिले में मार्च के महीने में ही दुर्गम इलाके में जल संकट शुरू हो गया। ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की कमी को देखते हुए चिखलदरा तहसील के आके गांव में टैंकरों से जलापूर्ति की जा रही है। दिलचस्प बात तो ये है कि पानी की कमी को गंभीरता से देखते हुए 4 तहसीलों के 10 गांव में निजी कुएं के अधिग्रहण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। ऐसे में अप्रैल और मई में पानी की समस्या और भी खराब हो सकती है। हालांकि प्रशासन ने जल संकट से निपटने के लिए 12 करोड़ 44 लाख की कई योजनाएं प्रभावित की है। इस बार मानसून में अच्छी बारिश हुई थी, लेकिन ऐसा लगता है कि प्रशासन पानी के भंडारण में कम पड़ गया है। हर साल की तरह इस साल भी चिखलदरा तहसील में पानी की किल्लत अभी से ही होने लगी है। हालांकि जल जीवन मिशन करोड़ों रुपए के काम करने का दावा करता है, लेकिन कमी की गंभीरता इस दावे का खंडन करने के लिए काफी साबित हो रही है। इस बार भी चिखलदरा तहसील के लगभग 25 गाँव में टैंकर से जलापूर्ति की तैयारी है, जबकि बाकी गाँव में तो टैंकर से जलापूर्ति शुरू हो गई है। इसके अलावा अमरावती, नंदगांव, खंडेश्वर, तिवसा और चिखलदरा तहसील में जल संकट से निपटने के लिए प्रशासन ने उन गांव में निजी कुओं का अधिग्रहण किया है, जबकि आने वाले सप्ताह में ये संख्या बढ़ने की भी संभावना है। अमरावतीमध्ये आपण या उन्हाळ्यात एकूण 800 उपाययोजनांवर 12 कोटी 43 लाख रुपयाचा टंचाई आराखडा माननीय जिल्हाधिकारी यांनी मंजूर केलेला आहे। या आराखड्याची अंमलबजावणी आपण आवश्यकतेनुसार करतो। सद्यस्थितीत अमरावतीमध्ये एकूण 10 गावामध्ये विहीर अधिग्रहण करण्यात आलेलं आहे। या विहीर अधिग्रहण ही स्वस्तामधली तातडीची उपाययोजना आहे, त्यामुळे ती आपण प्रथमतः करतो आणि या 10 गावांना या अधिग्रहण विहिरीवरून पाणी पुरवठा सुरू आहे। यामध्ये अमरावतीमध्ये 3 गावे, नांदगाव खंडेश्वरमध्ये 3 गावे, भातकुलीमध्ये 1 गाव, चिखलदऱ्यामध्ये 2 गावे आणि तिवसामध्ये 1 गाव, असं हे 10 गावांना अधिग्रहण करून सध्या पाणी पुरवठा सुरू आहे। टँकर सध्या चिखलदरा तालुक्याअंतर्गत एकाच गावाला आकी म्हणून गाव आहे, त्या गावाला लावलेला आहे दिनांक 7/3 पासून। अजून टंचाई आराखड्याप्रमाणे 19 गावांना टँकरचं नियोजन आराखड्यामध्ये आहे, परंतु सध्या स्थितीत अजून मागणी झालेली नाही आहे। मागणीनुसार संबंधित तालुक्याचे गटविकास अधिकारी व तहसीलदार यांच्यामार्फत टँकरचा प्रस्ताव देण्यात येतो आणि तो माननीय जिल्हाधिकारी यांच्याकडून मंजूर करून घेतो।
ही गरजेनुसार ही टँकरची मागणी केल्या जाते. इस बार जल संकट से निपटने के लिए योजना के तहत कार्यों को करने की शुरुआत हो गई है। प्रशासन पानी की कमी को दूर करने के लिए सभी जरूरी और प्रस्तावित उपाय करने की कोशिश कर रहा है। अमरावती से राजधानी मुंबई को जोड़ने वाली अमरावती मुंबई अमरावती एक्सप्रेस पूरी तरह से एसी ट्रेन बनने की ओर बढ़ रहा है। इस ट्रेन के 5 स्लीपर कोच को कम करके अब उनकी जगह पर 3rd एसी को बढ़ाया जा रहा है। 5 स्लीपर कोच कम होने से अब आम आदमी के लिए मुंबई का सफर महंगा हो जाएगा। अमरावती मुंबई एक्सप्रेस की शुरुआत तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने अपने कार्यकाल के दौरान की थी। उस समय त्रिसाप्ताहिक चलने वाली इस ट्रेन की लोकप्रियता में वृद्धि हुई और बाद में इस ट्रेन को प्रतिदिन कर दिया गया। बढ़ते रिस्पांस को देखते हुए ये ट्रेन पिछले साल 14 जून 2022 को पारंपरिक कोचों से हटाकर LHB कोचों के साथ चलनी शुरू हुई। उसके बाद रेल प्रशासन ने एक बार फिर कोच के ढांचे में बदलाव का फैसला किया है। आम लोगों को मुंबई ले जाने वाली इस एक्सप्रेस को अगर पूरी तरह से एसी में तब्दील कर दिया जाए तो सबसे ज्यादा असर आम लोगों पर पड़ेगा। लेकिन ये भी है कि जो लोग 3rd एसी में जाना चाहते हैं उनके लिए अतिरिक्त कोच लगने से कंफर्म टिकट मिलने की संभावना भी बढ़ जाएगी। आरक्षित टिकट पर अमरावती से मुंबई की यात्रा के लिए स्लीपर कोच का किराया प्रति व्यक्ति 285 रुपए है। 15 जून के बाद स्लीपर कोच में कंफर्म टिकट नहीं मिलने पर यात्रियों को 3rd एसी के लिए 730 रुपए और एसी 2 के लिए 1040 रुपए देने होंगे। औसत से अधिक बारिश के कारण अमरावती जिले में किसानों को खरीफ सीजन में कोई खास मुनाफा नहीं हुआ। जिले में किसानों ने इस बार रबी की अच्छी खेती की है। अमरावती जिले में रबी सीजन के लिए जिला बैंक को छोड़कर अन्य बैंकों ने 22,322 किसानों को 287 करोड़ 75 लाख की फसल कर्ज वितरित किया है। ये कुल कर्ज वितरण का 64% है। अमरावती जिले में इस बार रबी सीजन के लिए बैंकों को 450 करोड़ रुपए का कर्ज वितरण लक्ष्य दिया गया था। शुरुआत में कर्ज वितरण की गति धीमी थी। कुछ समय बाद जब खेती की प्रक्रिया तेज हुई तो कर्ज वितरण में तेजी आई और इस तरह से अमरावती जिले में रबी सीजन में कर्ज वितरण 64% के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। इस साल खरीफ और रबी के लिए एक साथ कर्ज वितरण के लिए 1850 करोड़ का लक्ष्य तय किया गया था। उसकी तुलना में बैंकों ने अब तक 1.47 लाख खाता धारक किसानों को 1478 करोड़ रुपए फसल कर्ज के रूप में दिए हैं। ये कुल लक्ष्य का 87% है। इसमें राष्ट्रीयकृत बैंकों को 346 करोड़ रुपए का लक्ष्य दिया गया था। उसकी तुलना में इन बैंकों द्वारा 285 करोड़ रुपए फसल कर्ज वितरित किए गए। ये लक्ष्य 82% है, जबकि ग्रामीण बैंक के लिए 4 करोड़ का लक्ष्य था, जिसमें से मात्र 84 लाख ही फसल कर्ज के रूप में किसानों को दिए गए, जबकि किसानों का बैंक कहे जाने वाले जिला बैंक के पास 100 करोड़ का लक्ष्य है। लेकिन जिला बैंक का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। दिलचस्प बात यह है कि बैंकों को किसानों को कर्ज बांटने के निर्देश देने के बाद भी इसे गंभीरता से नहीं लिया जाता है। इससे किसान भी मायूस होते नजर आ रहे हैं। एसटी महामंडल से 4 या 7 दिन का पास प्राप्त करें और राज्य में कहीं भी और कितनी बार भी यात्रा की जा सकती है। बेहद कम कीमत पर एसटी की आवड़ेल तिथि प्रवास योजना को यात्रियों से अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। निजी ट्रैवल कंपनियों से प्रतिस्पर्धा को देखते हुए इस योजना को प्रभावी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इस योजना ने विशेषकर पर्यटकों के लिए यात्रा को सुविधाजनक बना दिया है। पर्यटकों के लिए एसटी महामंडल ने आवड़ेल तिथि प्रवास योजना शुरू की है। यात्रियों के खर्च को बचाने के साथ ही एसटी महामंडल की सेवा से अधिक लोगों को जोड़ने के उद्देश्य से इस योजना को शुरू किया गया है। खास बात तो यह है कि इस योजना को अमरावती विभाग में अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। जनवरी व फरवरी में इस योजना के तहत 6,35,000 रुपए की आय प्राप्त हुई। साथ ही मासिक और त्रैमासिक योजना के तहत 14,22,000 रुपए की आय प्राप्त हुई है। ये योजना 4 और 7 दिनों के लिए है। 4 दिन के पास के लिए सामान्य बस के 1,170 और शिवशाही के 1,520 रुपए चुकाने पड़ते हैं, जबकि 7 दिन के पास के लिए सामान्य बस के लिए 2,040 तो शिवशाही के लिए 3,030 रुपए देने पड़ते हैं। पास जारी करने के बाद योजना के तहत संबंधित अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति राज्य में कहीं भी और कितनी भी बार एसटी की बस से यात्रा कर सकता है। पर्यटन के लिए जाने वाले परिवारों, विभिन्न धार्मिक स्थलों के साथ साथ रिश्तेदारों के गांव में आने जाने वाले लोगों ने इस योजना का लाभ लेने के लिए पास बुकिंग शुरू कर दी है। मी प्रवाशांना सांगू इच्छितो की एसटी ही महाराष्ट्राची लोकवाहिनी आहे।
महाराष्ट्राच्या दळणघडणीमध्ये एस टीचे फार महत्त्व आहे आणि नियमितपणे एस टी वेगवेगळ्या योजना पण आणत असते. एस टीची 4 दिवस आणि 7 दिवसाची एक अतिशय फायद्याची योजना प्रवाशांसाठी आहे. या योजनेअंतर्गत जर एखाद्याला 4 दिवसाचा 7 दिवसाचा जर प्रवास हवा असेल तर 4 दिवसाकरता साध्या बसचे रेट 1170 रुपये आणि शिवशाहीचे रेट 1520 रुपये आणि 7 दिवसाकरता साध्या बसचे रेट 2040 आणि शिवशाहीकरता 3030. जे व्यापारी दृष्टिकोनातून प्रवास करतात, ज्यांना नियमित प्रवास करायचा असतो, ज्यांना मार्केटिंगच्या दृष्टीने प्रवास करायचा असतो, या लोकांसाठी या योजना अत्यंत फायदेशीर आहेत. या योजनेच्या अंतर्गत जर पास मिळवायचा झाला तर अतिशय कमी कागदपत्रामध्ये म्हणजे फक्त पासपोर्ट आणि ॲड्रेस प्रूफ या 2 गोष्टीद्वारे आपल्या आगाराच्या कुठल्याही काउंटरवर या पासेस उपलब्ध आहेत. या पासचा असा फायदा आहे की साधारणतः आंतरराज्यामध्ये जिथे एस टी जाते तिथेसुद्धा ही पास चालू आहे. याला प्रवासी विमासुद्धा आहे. त्याचप्रमाणे जर एखाद्याला आरक्षित आपली जागा करायची असेल तर आरक्षण शुल्क भरून ते आपला प्रवास आणि जागा निश्चित करू शकतात. या योजनेअंतर्गत आपल्या अमरावती जिल्ह्यामध्ये जानेवारी आणि फेब्रुवारी 2023मध्ये 4 दिवसाच्या 418 आणि 7 दिवसाच्या 29 अशा पासेस वितरित करून आपल्याला जवळपास 6,35,000चा महसूल प्राप्त झालेला आहे. 4 आणि 7 दिवस या योजनेसोबतच एस टी महामंडळाची मासिक आणि त्रैमासिक ही पास योजनासुद्धा आहे. 20 दिवसाचा प्रवास भरून 30 दिवस प्रवास करायचा आणि त्रैमासिकमध्ये 50 दिवसाचे पैसे भरून 90 दिवस प्रवास करायचा. जानेवारी आणि फेब्रुवारी या 2 महिन्यात आपल्या इथे एकूण 367 आणि 98 अशा पासेस वितरित झालेल्या आहे आणि 14,22,000चा महसूलसुद्धा प्राप्त झाला आहे. ही मोहीम एस टीच्या निर्मितीपासूनच आहे. वेगवेगळ्या वेळेस याचे दर वाढलेले आहेत किंवा कमी झालेले आहेत परिस्थिती पाहून. ही योजना काही ठराविक कालावधीसाठी नाही, ही योजना कायमस्वरूपी योजना है. इन पास के जरिए तुलजापुर, अक्कलकोट, कोल्हापुर, गणपतिपुले, जेजुरी जैसे धार्मिक स्थल के साथ ही पर्यटन स्थल कोकन, महाबलेश्वर की भी यात्रा संभव है. एक तरफ जहां एसटी का किराया बढ़ रहा है, वहीं पर्यटकों के लिए 4 दिन के लिए 1,170 रुपये या एसी बस में मात्र 1,520 रुपये खर्च कर महाराष्ट्र में कहीं भी आना जाना वाकई किसी भी और साधन की तुलना में काफी सस्ता है. अरुण जोशी, UCN न्यूज, अमरावती. अमरावती अंजनगांव मार्ग स्थित हनवंत खेड़ा में ट्रक की टक्कर से 22 वर्षीय युवती की मौके पर ही मौत हो गई. अंजनगांव रोड पर हनवंत खेड़ा मार्ग पर पीर बाबा दरगाह के पास हुए भीषण ट्रक हादसे में 22 वर्षीय युवती की मौत हो गई. मृतक का नाम प्रतीक्षा राजू गावंडे उर्फ छकोली है. प्रतीक्षा सुबह घर से परतवाड़ा स्थित अस्पताल में जाने के लिए निकली थी, लेकिन गांव के पास पीर बाबा दरगाह के पास बजरी से भरे ट्रक की जोरदार टक्कर में प्रतीक्षा की दर्दनाक मौत हो गई. घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे और आगे की जांच पुलिस कर रही है. अकोला जिले के मूर्तिजापुर तहसील के कंजरा गांव में एक तबेले में भीषण आग लग गई. आग इतनी भीषण थी कि इसमें तबेले में बंधे 100 से अधिक मवेशियों की जलकर मौत हो गई. इस आग से पशुपालक को बड़ा नुकसान हुआ है. अकोला जिले के मूर्तिजापुर तहसील के कंजरा गांव में रहने वाला पांगशे परिवार पशुपालन का व्यवसाय करता है. घर के पास ही उनका तबेला था जिसमें वो अपने मवेशियों को बांध दिया करते थे. घटना वाली रात भी उन सब ने अपने सभी मवेशियों को तबेले में बांधा था, जिसके बाद देर रात अचानक से तबेले में आग लग गई और इस भीषण आग में 80 बकरियों के 26 बच्चे और 2 गायों की जलकर मौत हो गई. जब ग्रामीणों का ध्यान इस ओर गया तो दमकल विभाग को इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद आग बुझाई गई, लेकिन तब तक इस भीषण आग में जलकर 100 से अधिक मवेशियों की मौत हो चुकी थी. इस घटना से पांगशे परिवार को लाखों रुपयों का नुकसान हुआ है. एकूण 70 बकरी तिथे आहेत मोठे मोठे. 69 बकरी आहे मोठी मोठी कामं तिथे आहेत. काय आहे तिथं का 2 बे सोडल्या 2 बे मरेला तिथं पालखी झाला पटी मिळले चालले.
हो टपट गुरुने पडलं तर तुझं चहा पिऊन आलो तो मग आलं चांगलं चहा पिऊन आलो तो 8 वाजता हो 7:30 गुरुमन त्याचा मी कसं करू त्याला चिंते का पडेल तिथं बल्ल्या काय करा समोर चिंचीमुळे आग लागली वाटते. बकऱ्या होत्या आमच्या पूर्ण 70-80 अशा बकऱ्या होत्या आणि तिचे वगैरे काही नाही. त्याच्यामध्ये आमचं जीवन होतं पूर्ण. पेंटिंग बल्ले वगैरे सायकला वगैरे तिकडे होत्या आमच्या. गाया होत्या 4-5 गाया होत्या. 3-4 गाया होत्या. पिल्लारच खूपच होता. पिल्ले होते तरी 23-25 पिल्ले असं. फाल्ट झाला असं ते तारागिरीवाले त्याच्यामुळे आग लागली असं. पळतच गेली होती मी पण माझ्या अंगावर झोपडं पडत होतं. आगीचं पण बाहेर आली मी बाहेर गेली आगी मला आग लागत होती. अकोला जिले के पालापुर तहसील के उरल थाना क्षेत्र के लोहारा गांव में पड़ोसियों के बीच विवाद के चलते एक पड़ोसी को 5 लोगों ने घर में बंद कर मारपीट की। हालांकि इस मामले में किसी के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। घायल मोहम्मद अशफाक मुमताज देशमुख का घर निर्माणाधीन है और पड़ोसी द्वारा घर पर स्लैब डालने से मना करने को लेकर 2 पड़ोसियों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि आरिफ देशमुख, लतीफ देशमुख, जिया देशमुख, फैजल देशमुख ने मोहम्मद अशफाक और मुमताज देशमुख को घर में बंद कर उन्हें लोहे के पाइप से पीटा। जख्मियों का अकोला के अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस मामले में अब तक कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। हमारे पड़ोस में हमारा पड़ोसी है, हमारे मकान का काम चालू है तो उसका कहना था पड़ोसी का कि स्लैब मत डालो, मेरी इधर से खिड़कियाँ मुड़ जा रही, मेरी 2 फुट जगह है, इसका कहना ये था। और इनको उठा के डायरेक्ट उन्होंने 4-5 बाप बेटों ने आरूफ देशमुख, जकी देशमुख, जिया देशमुख, फैजल देशमुख इन्होंने अंदर घर में लेकर दरवाज़ा लॉक करे और बीवी ने निखत देशमुख ने इन्होंने मिल के पीटे हुए और हमेशा से मारने की धमकी, लोहे के रॉड से मारे और हमेशा से हमारे साथ मारने की, जान से मारने की धमकी। पुलिस में कंप्लेंट के लिए गए थे लेकिन उन्होंने रिपोर्ट दर्ज नहीं करी। वहाँ से आए सीधे मैंने हॉस्पिटल में एडमिट। अकोला में मनपा आयुक्त के निवास स्थान पर मधुमक्खियों के छत्ते को हटाते वक्त पेड़ से गिरकर एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। इस मामले में मृतक के बेटे ने मनपा आयुक्त कविता द्विवेदी, निर्माण विभाग के इंजीनियर अजय गुजर और वाड़ेगांव के दत्ता ताले के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया जाए ऐसी लिखित शिकायत पुलिस अधीक्षक से की है। आयुक्त कविता द्विवेदी के सरकारी आवास में एक पेड़ से मधुमक्खियों के छत्ते को हटाते समय बाबूराव जंजाल की पेड़ से गिरकर मौत हो गई। बुधवार को वाड़ेगांव के लोगों ने शिकायत लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर धावा बोल दिया। मृतक के बेटे सुशील ने शिकायत की है कि दत्ता ताले उनके घर आए थे और उन्होंने पैसों का झांसा देकर मनपा आयुक्त कविता द्विवेदी के आवास पर काम करने के लिए उनके पिता से कहा था। फिर बिना किसी सुरक्षा उपाय के बाबूराव को पेड़ से छत्ते को निकालने के लिए पेड़ पर चढ़ा दिया। इसी दौरान वह पेड़ से नीचे गिर गए जिसमें उनकी मौत हो गई। मृतक के बेटे ने यह आरोप लगाया है कि यदि इन तीनों ने सुरक्षात्मक सामग्री का प्रयोग किया होता तो उसके पिता की मृत्यु नहीं होती। गैर जिम्मेदारी और लापरवाही के कारण पिता की मृत्यु के मामले में जिम्मेदार तीनों पर हत्या का मामला दर्ज करने की मांग शिकायत में की गई है। काल सकाळी 6 वाजता आमच्या घरी दत्ता ताले नावाची एक व्यक्ती आली आणि त्यांनी सांगितलं की अकोल्याचे जे आयुक्त आहेत कविता द्विवेदी मॅडम यांच्या बंगल्यावर काम आहे आणि तिथं तुम्हाला मजुरी मिळेल। आमच्या वहिनींनी सांगितलं की त्यांची तब्येत ठीक नाही, त्यांना नेऊ नका। त्यांनी मजुरीचं आमिष देऊन घेऊन गेले आणि वास्तविक पाहता कमिशनरच्या बंगल्यामध्ये कोणालाही चढता येत नाही, त्यांना प्रवेश नसतो, गेटवरच चेकिंग होते, तरीसुद्धा यांना अंदर कसं जाऊ दिलं आणि सांगितलं की हा झाडावर चढून मोह झाडाला चढला होता, तो मरण पावला। वास्तविक पाहता मनपाकडे अग्निशमन विभाग आहे, प्रशिक्षित लोक आहेत त्यांच्याकडे, त्यांच्याकडून त्यांनी ते मोह जर झाडायचं त्यांच्याकडून झाडून घ्यायला पाहिजे होतं, त्यांनी तसं केलं नाही। त्यांच्याकडे फॉरेस्ट विभाग आहे, त्यांनी त्याला पत्र ते पाठवू शकले असते, त्या विभागाकडून त्यांनी ते काम करून घेऊ शकले असते, परंतु त्यांनी तसं न करता या व्यक्तीला जर झाडावर चढवलं असेल तर त्यांनी सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा केलेला आहे। या 3 जे आरोपी आहेत त्यातले कविता द्विवेदी आयुक्त मनपा अकोला, अजय गुजर बांधकाम विभाग अकोला आणि दत्ता ताले या 3 लोकांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल व्हायला पाहिजे। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। अब देखते रहिएगा यूसीएन न्यूज अमरावती।